नमस्ते, आप सभी का स्वागत है विज्ञान अभ्युदय में। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आर्यभट्ट जी के बारे में थोड़ी-सी चर्चा की, थोड़ी-सी आर्यभट्टीय के बारे में थोड़ी-सी चर्चा की, उनके ग्रंथ के बारे में। आज हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात करना चाहेंगे, जैसे कि उनका जन्म कब हुआ, जन्म का समय काल कब था, आर्यभट्ट जी का महात्म्य क्या था, मतलब उनमें ऐसी क्या महान बात थी जो औरों में नहीं थी, क्या उनको महान बनाती और उनकी कितनी ख्याति थी, इस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा एक हमारा टॉपिक रहेगा कि 23 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ग्रंथ लिखा, इसका कारण क्या था? तो ये 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें आज हम अपनी वीडियो में समाहित करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है कि आर्यभट्ट का महात्म्य, कि भई किसने क्या कहा आर्यभट्ट जी के बारे में। तो पहली बात तो आप ये देख लीजिए कि वो बहुत पुराने ज्योतिषी हैं, बहुत पुराना ग्रंथ है आर्यभट्टीय। तो सभी के जितने भी ज्योतिषी के ग्रंथ हैं, सभी में आपको कुछ ना कुछ आर्यभट्ट जी का नाम कहीं न कहीं तो मिलेगा ही। तो इससे ही उनकी वो महत्वपूर्णता सिद्ध हो जाती है कि वो कितने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हर ग्रंथ में उनका वर्णन मिलेगा। ब्रह्मगुप्त जैसे उनके जस्ट बाद में हुए, तो उनका वो चाहे उनकी बुराई कर रहे हों, लेकिन उनकी बुराई कहते हैं ना कि भई गुण होने चाहिए, लोग आपकी बुराई कर रहे हैं यानी आप में कुछ है ऐसी बात, जभी आपकी बुराई कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ है, तो आर्यभट्ट जी है, आर्यभट्ट जी की बात हुई और अभी तक होती जा आ रही है। तो इनका कुछ है इनमें ऐसी बात। ऐसे ही एक और बात है कि चाहे इन्होंने छोटा-सा ग्रंथ लिखा हो, लेकिन कहते हैं कि जो इनके शिष्य थे, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी। इनके शिष्य थे जितने भी, बहुत महान-महान ज्योतिषी हुए हैं, बहुत महान-महान गणितज्ञ हुए हैं, बहुत अच्छे-अच्छे ग्रंथों की उन्होंने रचना करी। जैसे इनके ही शिष्य थे प्रथम भास्कर, उन्होंने लघु भास्करीय नामक पुस्तक लिखी थी। तो वहाँ पर वो लिखते हैं कि उनकी ही लाइन को मैं सीधा-सीधा पढ़ता हूँ कि बड़े काल में या बड़े देश में स्पष्टता के लिए जिनका दर्शन होता है, अर्थात जो ज्योतिष ज्ञान को स्पष्ट करने वाले हैं, ऐसे आर्यभट्ट सर्वोत्कर्ष से वर्तमान है, जिनका यश समुद्र के किनारे को उल्लंघन कर बाहर चला गया। यानी समुद्र के किनारे को भी उल्लंघन करके, यानी समुद्र में भी उनका ज्ञान नहीं समा रहा है, उनका ज्ञान इतना है कि उसको भी पार कर गया है। तो आप लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में उनका ज्ञान फैला, इतना ज्ञान है उनमें। तो उन्होंने अपने गुरु की प्रशंसा में ये चीज़ें लिखी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने उनका आदर भाव है, कितना उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है उनसे। तो यहाँ से आप उनके महात्म्य को समझ सकते हैं कि ऐसे ही इस तरीके से बहुत सारी बातें हैं उनके बारे में, उनकी चर्चा करें तो एक अलग ही विषय हो जाएगा। तो आर्यभट्ट जी के हम पूरा आर्यभट्टीय पढ़ेंगे, उसी से आपको इनकी महात्म्यता पता लग जाएगी कि कितने बड़े हैं। अब आर्यभट्ट जी के समय की बात करें तो ये खुद ही अपने समय का वर्णन देते हैं। पहले ही ये ऐसे ग्रंथकार हैं, लेखक थे, जिन्होंने अपना पूरा नाम और स्थान और समय काल पूरा वर्णित किया। नहीं तो पहले नहीं करते थे लोग, इन्होंने ही परंपरा शुरू की और इनके बाद लोग करने लग गए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने खुद ने ही वर्णन किया है। तो यहाँ पर ये पहले क्या था कि सप्त संवत नहीं था उनके समय पर, शायद ऐसा कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो अपनी गणनाएं दी वो कलयुग के बाद की थी। उन्होंने कहा 3 युगपात बीत चुके हैं। तो 3 युगपात अर्थात कलयुग चल रहा है। कलयुग के आरंभ से 60 वर्ष वाले गुरुवर्ष 60 वर्ष वाले गुरुवर्ष 60 बार बीत चुका है। 60 गुरुवर्ष वाले गुरुवर्ष 60 वर्ष वाले गुरुवर्ष 60 बार बीत चुका है, यानी 3600 वर्ष तो बीत चुके हैं, यानी कलयुग से 3600 वर्ष बीत चुके हैं। तो आप लगा लीजिए कि इन्होंने बताया कि इस ग्रंथ के लिखने के समय इनकी उम्र थी 23 वर्ष बीत चुके हैं। इनके जन्म होने के बाद 23 वर्ष बीत चुके हैं। इस पे भी लोगों की कंट्रोवर्सी रही, लेकिन इन्हीं के यही शब्द आया है, तो वहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि इन्होंने स्वयं के लिए वो प्रयुक्त किया है। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। हम 3600 में से 23 घटा देंगे, यानी 3577 वर्ष कलयुग के बीत जाने पर उनका जन्म हुआ है। इतने वर्ष बीत गए कलयुग के, उसके बाद इनका जन्म हुआ है। और जो शक संवत की बात करें हम, कि शक संवत कितने हुए, शक में इनका गणना करें, तो जो शक शुरू हुआ वो हुआ 3171 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर इनकी उम्र को घटाएं हम, इनका जन्म हुआ 3577 में, और शक संवत हुआ 3179 में। तो यहाँ से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 17 में से 9 घटाया 8, 16 में से एक बढ़ाया 16 हो गया। तो 3 और 9 और यहाँ पर बच गए, 4 में से 1 घटाया 3, तो 398 शक हो गए। तो 398 शक 398 शक में तो इनका जन्म हुआ। अब इसमें हम 23 वर्ष जोड़ देंगे तो इस ग्रंथ की उम्र हमें को पता लग जाएगी। तो 1 8 और 3 11, 1 10 12 और 421, तो 421 शक में ये ग्रंथ लिखा गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये गणना कर ली। आप एक बात याद रखिएगा कि शक शुरू कब हुआ, 3179 वर्ष पूर्व
शुरू हुआ। और ये पुस्तक कब लिखी गई? 421 शक में ये पुस्तक आर्यभट्टीय लिखी गई। अब जो बात थी और बात क्या है इनके बारे में, समय के बारे में बात करें तो कई लगाते हैं अंदाज़ा कि हो सकता है कलयुग के समय, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी थी अनांश उसके बारे में जानकारी उनको भी नहीं थी, तो ये अंदाज़ा लगाए जाते हैं, लेकिन हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। हमने सिर्फ आर्यभट्ट जी ने क्या कहा वो आपको बता दिया, और आगे उसकी विस्तृत चर्चा करेंगे जब वो श्लोक आएगा। तो यहाँ पर अब आता है कि उनके 23 वर्ष की अवस्था में ये ग्रंथ लिखने का मुख्य कारण क्या था। एक तो है ये कि वो विद्वान थे, उनके पास वो ज्ञान था जिनको वो लोगों तक पहुँचा सकें। दूसरा यह भी कह सकते हैं उनको इस पर सुख की अनुभव हुई थी। कोई ग्रंथ लिखता है तो वो जब भी लिखता है कि उसको कुछ ना कुछ उससे सुख प्राप्त हो रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है ना। तो उन्होंने क्या लिखा? सत असत ज्ञान रूप समुद्र में सत ज्ञान रूप उत्तम रत्न जो छिपा हुआ है, उसे ब्रह्म देवता की कृपा से अपनी बुद्धि रूप नौका के द्वारा मैंने, अर्थात आर्यभट्ट ने निकाला। वो क्या कह रहे हैं? जो ब्रह्म है जिसने इस संसार को बनाया है, जो कण कण में विराजमान है, उस ब्रह्म ने जो सत्य ज्ञान है, जो सत्य ज्ञान है, वो मैंने अपने खोजबीन से, अपनी बुद्धि से उसको निकाला और मैं लोगों को परोस रहा हूँ। तो यहाँ पर उनके देने का यही है कि जो पहले सिद्धांत थे उनमें कुछ गड़बड़ियाँ थी, दोष थे, तो इन्होंने सत्य विद्या को जाना और उसको प्रकाशित करवाया, उसको नॉलेज दी। दूसरी बात, एक बात ये भी आती है कि जो ये थे, इनका जैसे बताया कि इनके शिष्यों ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए, तो जो इनके शिष्य थे तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं कि इन्होंने अपना गुरुकुल चलाया, इन्होंने अपनी जानकारी को आर्यभट्टीय को साझा किया, अपने पास तक नहीं लिखा। एक बात यह आती है जो मैं आपको पहले बताना चाह रहा था कि जो कहते हैं कि ये ग्रंथ है जो लघु क्यों है, ये ग्रंथ शॉर्ट क्यों है। तो इस ग्रंथ के शॉर्ट होने का कारण, लघु होने का, संक्षिप्त होने का एक कारण है जो आगे मिलता है हमको। तो उस कारण में मैं आपको यही बता देता हूँ, क्योंकि चर्चा चल रही है फिर वो बातें रह जाती हैं। तो उसका कारण मुख्य रूप से यह है कि बाहर जैसे राज्य था, तो राज्य के बाहर चीज़ें नहीं जाएं, कि भाई एक देश से, एक राष्ट्र की जानकारी, एक राष्ट्र का विज्ञान यदि दूसरे राष्ट्र के पास जाता है तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं रूप में वो हमको ही हानि पहुंचाते हैं। यदि परमाणु बम हमने बनाया और हमारी जानकारी यदि दूसरे देश को चली गई तो वो भी बना लेगा, तो हमसे ताकतवर हो जाएगा, और यदि उसने और अच्छा किया तो हमसे ज़्यादा बना लेगा और ताकतवर हो जाएगा, अपनी मनमानी करेगा। तो यह रूप था कि कहा जाता है कि ज्ञान को एक ऐसे रूप में लिखा जाए कि उसको हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध भी ना हो, लोग चिंतन करें, मनन करें, जब ही उनको उपलब्ध हो। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं और सरल रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। आप और प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। जी, तो यहाँ तक ही बात करेंगे इस वीडियो में, फिर आगे कुछ अन्य टॉपिक्स पर फिर चर्चा करेंगे। जी, धन्यवाद।